नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं से हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 5। मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बता दिया था कि संविधान का भाग जो 5 है वो सबसे बड़ा भाग है और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि बड़ा है, बड़े में क्या है कि पूरा अधिकतर संविधान आ जाता है। मतलब केंद्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा ना। तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे दोस्तों, वो टॉपिक पढ़ रहे थे संविधान का भाग 5 संघीय सरकार, अनुच्छेद 52 से 151, और हम पढ़ चुके हैं दोस्तों अनुच्छेद 54 तक। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बारे में जो हम पढ़ रहे थे वो अनुच्छेद पढ़ चुके हैं दोस्तों कहां तक, अपन 54 तक। 52 में क्या है, मैं आपको प्रश्न पूछूं तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से होगी। 54 में क्या है, तो 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। दोस्तों अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 55। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, इतना सा याद रखना दोस्तों, पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। पिछले पढ़ा था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ा था दोस्तों, अपने क्या पढ़ा, मंडल। अब क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पढ़ रहे हैं, पद्धति पढ़ते हैं। पढ़ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस प्रकार की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमण अनुपातिक मत प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस प्रकार, राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली। इससे आप क्या तात्पर्य समझते हैं, तो देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों क्या होता है, न्यूनतम कोटा होता है। जैसे आपने गांवों में सरपंच के, वार्ड पंच के चुनाव देखे होंगे दोस्तों, एमएलए के चुनाव, विधायक के मतलब जो है आपके चुनाव है कि दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। मान ली सरपंच के चुनाव, एक को 100 में से दोस्तों अगर एक को 50 वोट मिले और एक को 55 वोट मिले, कौन जीता दोस्तों, आप कहेंगे 55 वोट वाला चुनाव जीत गया। सॉरी है ना, एक को मतलब अगर 45 मिले और एक को 55 मिले ना, तो वो क्या हो गया, चुनाव जीत गया है। ये वोटिंग हुई इस प्रकार है ना। अब आप सोच ज्यादा संख्या वाला जीतता है, ऐसा राष्ट्रपति में नहीं होता। राष्ट्रपति में चुनाव के लिए दोस्तों एक न्यूनतम कोटा रखा गया है। क्या रखा गया है, न्यूनतम कोटा। प्रश्न ये भी बहुत बार आया, राष्ट्रपति के चुनाव का न्यूनतम कोटा कितना है, तो वो है 50% प्लस 1। अभी इसको समझाते हैं, देखो है ना दोस्तों, 50% प्लस 1, मतलब जिसके पास 50% प्लस 1 वोट होंगे वही राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। राष्ट्रपति के चुनाव का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिखाता हूँ। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए कि 4 आदमी खड़े हुए, ABCD है ना, ऐसे 4 आदमी खड़े हुए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपको बोला कि आप वोट दीजिए, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वरीयता क्रम होता है। क्या होता है, आपको चॉइस मिलती है, वरीयता मिलती है कि आपको वोट देना है। तो आप कहेंगे, अगर सरपंच का चुनाव का वोट होता है, सरपंच के, एमएलए के, आपने किसी 4 में से किसी एक को ही वोट देंगे, उसी के ठप्पा लगा दिया कि ये लो साहब बनेगा, इसके अलावा बाकी वोट देते हो तो गलत हो जाता है, मतलब एक ही वोट देता है। इसमें एक वोट नहीं, इसमें जितने सदस्य होते हैं वोट देने का आपको क्या है, अधिकार। देखिए आपने वोट दिया कि मेरी पहली चॉइस कौन सी है, B। अगर ये नहीं हो तो सेकंड चॉइस बोले D, थर्ड चॉइस C, फोर्थ ये A। इसको नहीं, इसको बनाओ। ऐसी चॉइस उसमें नहीं मिलती है। सरपंच के चुनाव में आप एक ही जगह वोट दबाते हैं, एक बटन दबाते हैं, एक ही बार दबाते हैं। यहाँ आपको 4 बार जितने सदस्य होते वोट देंगे। फिर साहब क्या हुआ कि मान लीजिए दूसरा सदस्य वोट देना आया, उसने कहा कि भाई मेरी चॉइस कौन सी है, B, ये मेरी दूसरी चॉइस है, ये नहीं बने तो इसको बना दो, ये नहीं बने तो इसको बना दो। फिर कोई व्यक्ति आया, तो ऐसे क्या है, जितने सदस्य वोट देंगे वो जो भी आपने चुना, अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य वोट देंगे, जिस व्यक्ति की क्या लगेगी, प्रथम चॉइस लगेगी, कितनी लगनी चाहिए, 50% प्लस 1, जिसकी ये चॉइस होगी वरीयता क्रम में जो आगे रहेगा वही जीतेगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए अगर किसी व्यक्ति को 49% वोट मिले और किसी को मान लीजिए 47% वोट मिले, तो भी व्यक्ति चुनाव कौन जीता, तो कोई भी नहीं जीता दोस्तों।
आप ये कहोगे कि ज़्यादा बड़ा जीता, नहीं, ऐसा सरपंच में होता है। यहाँ जिस व्यक्ति को 50% प्लस 1 वोट मिलेंगे वही जीतेगा, नहीं तो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। और कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो द्वितीय चक्र की मतगणना फिर कराई जाती है, तो इसमें सेकंड चॉइस वाला भी जीत सकता है और फिर सेकंड चॉइस के आधार पर होती है ना, तो इसमें जो लास्ट के होते हैं उनको हटा दिया जाता है ना। तो ऐसे है कि इसके अंदर सेकंड चॉइस जिसकी लग रही है वो अगले चुनाव में फर्स्ट चॉइस पे आके जीत भी सकता है चुनाव। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। न्यूनतम कोटा कितना, 50 प्लस 1%। आई समझ में, वरीयता क्रम लागू होता है इसमें। अब देखिए कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली है एक तो ये। दूसरी बात जो अपन इसमें कर रहे हैं दोस्तों, वो दूसरी बात यह है कि इसमें जो वोट देते हैं वो 2 प्रकार के व्यक्ति देते हैं। मैंने आपको बताया था, एक तो लोकसभा के सदस्य और एक क्या है, राज्यसभा के सदस्य। एक जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनको तो कहते हैं हम दोस्तों सांसद, क्या कहते हैं, सांसद। और एक होते हैं विधायक, विधानसभा थी उसको क्या कहते हैं, विधायक। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 प्रकार के सदस्य वोटिंग करते हैं, एक तो सांसद करते हैं और एक क्या करते हैं, विधायक। सांसद में दोस्तों कौन कौन शामिल है, तो एक तो है लोकसभा का सदस्य प्लस राज्यसभा का सदस्य, यह तो दोस्तों कहलाता सांसद। विधायक कहलाता है राज्य के विधानमंडल का सदस्य, क्या होता है, विधानसभा सदस्य। ठीक है, इनको आप सांसद कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। तो ये वोट देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर बात समझा रहा हूं आपको। अगर सरपंच के चुनाव में आपने एक वोट दिया, सरपंच को कितने वोट मिले दोस्तों, सरपंच को वोट में आपने एक दिया तो अगर स्वाभाविक है सर एक ही वोट मिलेगा। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक व्यक्ति वोट देता है तो उसी वोट के क्या होता है, मत मूल्य निकलता है। अनुपातिक मत प्रणाली, अनुपातिक है मत प्रणाली, उसके अनुपात का मूल्य। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हम निकाल रहे हैं, यहाँ थोड़ा सूत्र आएगा, हम निकाल रहे हैं एक विधायक का मत मूल्य। विधायक का मतलब, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, विधायक के बारे में समझते होंगे, एमएलए जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एमएलए। जैसे आपके क्षेत्र का कोई भी एमएलए, बड़े एमएलए का नाम सुन लीजिए, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी एमएलए ही है। वर्तमान में सचिन पायलट हैं, वो टोंक के एमएलए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर सचिन पायलट एक वोट देगा तो क्या एक ही वोट मिलेगा क्या, तो एक वोट नहीं मिलेगा दोस्तों, ज्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि विधायक है ना। कैसे मिलते हैं, तो एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र है दोस्तों, कैसे निकालते हैं, तो किसी भी राज्य से सचिन पायलट का मत मूल्य निकालते हैं। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या, क्या करेंगे, राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के कुल विधायकों की संख्या का क्या देंगे, आप भाग देंगे और दोस्तों गुणा करना है आपको 1000 से, ये उसके आ जाएगा। माना राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ है, 6 करोड़ में विधायकों, राजस्थान के विधायकों की सीटें कितनी है, राजस्थान में 200 है। 200 का दोस्तों आपको क्या करना है, 6 करोड़ के अंदर क्या देना है, भाग देना है और 1000 से गुणा करना है, तो संख्या आ जाएगी। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य दोस्तों, राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो है 129। आप कहेंगे ये कैसे आया सर, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में राजस्थान के कुल विधायकों को भाग, भाई राजस्थान की 6 करोड़ की जनसंख्या, 200 का वोट देंगे, 1000 से गुणा। परंतु मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो मत मूल्य रखा गया है दोस्तों, क्या रखा गया है, मत मूल्य का जो आधार वर्ष है, मूल्य का आधार वर्ष, मत मूल्य का आधार वर्ष दोस्तों 1971 की जनगणना रखा है। तो ये 6 करोड़ तो अभी वर्तमान की जनसंख्या ये मैंने लिखी है, तो उस समय 1971 में जो जनगणना थी उसमें जब 200 का भाग दिया तो ये आई आपके संख्या। तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। सीधी सिंपल सी बात है, किसी भी एक विधायक का मत मूल्य निकालना है, उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों का क्या देना है, भाग देना है, 1000 से गुणा करना, संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो आपको
आपको निकालना है गुजरात का मत मूल्य, गुजरात के एक विधायक का मत मूल्य। तो यहाँ गुजरात की कुल जनसंख्या दी जाएगी, उस कुल जनसंख्या में कुल गुजरात के विधायकों का मत मूल्य है, मत दिया कुल विधायकों की संख्या दी जाएगी, उसका आपको भाग देना है, उसका आ जाएगा। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसका मत मूल्य ज्यादा होगा, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उसका मत मूल्य कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो यूपी का जो मत मूल्य है वो सबसे ज्यादा है, कितना है? 208 मत मूल्य है दोस्तों। किसका है? यूपी का, है ना। सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों? तो सबसे कम जनसंख्या हमारे यहाँ किस राज्य की है? सिक्किम राज्य की है। तो सिक्किम का मत मूल्य 0 क्या है दोस्तों? 7 है मत मूल्य। आई बात समझ के अंदर? कम जनसंख्या वाले का मत मूल्य कम, ज्यादा जनसंख्या वाले का मत मूल्य ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब समझ गए आप कि अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव जीतना हो तो उसे कहां जाना चाहिए? उसे यूपी के विधायकों का मत चाहिए और वो चुनाव जाए। आपको 10 राज्यों के विधायक जान रहे हैं और यहाँ एक यूपी के विधायक जान रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं दिल्ली जाने का रास्ता कहां से होकर गुजरता है? तो वो यूपी से होकर गुजरता है कि जिस पार्टी की यूपी में सरकार होगी राष्ट्रपति उसी पार्टी का बनेगा। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं और यूपी के अंदर सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी के समर्थित वो क्या है? मतलब उम्मीदवार हैं। तो आइए दोस्तों, तो अभी हमने यहाँ क्या निकाला? एक विधायक का मत मूल्य निकाला है। अब निकालेंगे हम एक सांसद का मत मूल्य। किसका? सांसद का मत मूल्य। कुछ नहीं प्रश्न आपको, राजस्थान के एक विधायक मूल्य कितना है? 129। सबसे ज्यादा विधायक का मत मूल्य कहाँ? यूपी का। सबसे कम विधायक का मत मूल्य कहाँ का है? तो सिक्किम का। इतना सा याद रखना है। और अनुच्छेद 55 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 55 के अंदर निर्वाचन पद्धति किसकी? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस प्रकार की है दोस्तों? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली है ना। इसका आधार वर्ष रखा हुआ है 1971 की जनगणना रखी हुई है। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र है उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधायकों की संख्या का क्या देना है? भाग देना है और 1000 से गुणा करना है। सबसे ज्यादा मत मूल्य किसका? यूपी का। सबसे कम मत मूल्य किसका है? सिक्किम का। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे पढ़ते हैं। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं। अभी अपन ने बात ये की अनुच्छेद 55 के अंदर इसकी निर्वाचन पद्धति और विधायक का मत मूल्य निकाल के दिखाया मैंने आपको। अब देखिए वोट और कौन देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों के साथ सांसद भी वोट देते हैं। तो सांसद किसको बोलते हैं दोस्तों? हम यहाँ निकालेंगे एक सांसद का मत मूल्य। निकालने का सूत्र क्या है? सांसद का मतलब आप समझ गए होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं दोस्तों? सदस्य। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सांसद। चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का। नरेंद्र मोदी भी एक सांसद है, अमित शाह भी एक सांसद है हमारे ना। तो ये सब सांसद की गिनती में आते हैं। तो एक सांसद का मत मूल्य मतलब अगर एक मान लो नरेंद्र मोदी जी वोट देते हैं रामनाथ कोविंद को, तो कितने वोट मिलेंगे ना। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान की बात करें, वसुंधरा ने एक बटन दबाया तो कितने वोट मिले? तो 129 वोट मिलेंगे दोस्तों। किसको? क्योंकि वसुंधरा क्या एक विधायक है केवल, है ना। तो विधायक का मत मूल्य। तो हर राज्य क्या प्रश्न आता है क्या कि सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य एक समान होता है? तो नहीं, कथन में आता है दोस्तों, सत्य में आता है। तो सभी राज्य के विधायकों का मत मूल्य एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। और सभी सांसदों का मत मूल्य एक होता है। क्या होता है? सभी सांसदों का मत मूल्य एक ही होता है। तो एक सांसद का मत मूल्य निकालने का दोस्तों सूत्र है, उसमें क्या करेंगे कि आप जितने भी क्या करेंगे, जितने भी अपने क्या था विधायक, समस्त विधायकों का मत मूल्य। समस्त विधायकों का मतलब हो गया पूरे भारत में जितने भी विधायक हैं उन सभी विधायकों का क्या दोस्तों? मत मूल्य। जैसे गुजरात का, राजस्थान का। जैसे राजस्थान का मैंने आपको बताया, यह उदाहरण समझिए छोड़ेगा। राजस्थान में विधायकों की सीटें कितनी है? 200। और राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। तो क्या करेंगे? 200 को 129 से गुणा कर देंगे, जो भी यहाँ आ जाएगा वो। उसी प्रकार यूपी का मत मूल्य कितना था दोस्तों? तो यूपी का मत मूल्य 208 मैंने बताया था। यूपी के अंदर विधायक कितने? 403। इसको गुणा कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे टोटल संपूर्ण भारत के विधायकों का क्या है दोस्तों? मत मूल्य। उस मत मूल्य को यहां लिखेंगे, है ना। और उस मत मूल्य के अंदर क्या है? निर्वाचित सांसदों का। क्या करोगे? निर्वाचित सांसदों की संख्या। निर्वाचित सांसद मतलब दोस्तों एक तो हमारे होता है लोकसभा और एक मैंने बताई थी राज्यसभा। इन दोनों के जो सांसद हैं उनकी संख्या का क्या देना है? भाग देना है दोस्तों। वो आपके ऊपर यहां आ जाएगा। टोटल सांसद हमारे
776 है। कितने हैं दोस्तों? 776 का आपको क्या देना है दोस्तों? भाग दे देना है, और उस भाग दोगे तो क्या जाएगा? वो आपके संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इसका मतलब है एक सांसद का, आप पूछे जाए कि एक सांसद का मत मूल्य कितना है, तो एक सांसद का मत मूल्य है दोस्तों 708। भारत के एक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708 है ना। आप कहेंगे साहब इसमें किस में भाग दें, तो इसको टोटल करेंगे, आपको वहां करने की जरूरत है नहीं। टोटल विधायकों का मत मूल्य लगभग है 5,49,474 के आसपास। इसमें 776 का क्या देना है? आपको भाग देना है दोस्तों 708, उसके अंदर आ जाएगा। तो एक विधायक का एक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708 है। एक विधायक का मैं निकालने का सूत्र बता दिया है, और ये मैंने आपको एक सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र बता दिया है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो नरेंद्र मोदी एक वोट देता है, कितने वोट मिलते हैं? 708। राजस्थान में भी कोई सांसद है और वो क्या देता है? वोट देता है, तो भी वो 708, मतलब पूरे भारत में सभी सांसदों का मत मूल्य क्या आएगा? एक ही आएगा। क्या है? 708। हाँ, प्रत्येक राज्य के हर विधायक का क्या होता है दोस्तों? मत मूल्य अलग अलग होता है। आई बात समझ में? इसलिए मैंने कहा था अनुच्छेद क्या है दोस्तों? थोड़ा 55 बड़ा है। अनुच्छेद 55 में हमने बात की है राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या है? पद्धति बात की है, और पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, और मत प्रणाली हिसाब से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं एक तो सांसद, एक विधायक। विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र मैंने बता दिया है, और ये सांसद के एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र आपके सामने है। अब जो बात करेंगे अनुच्छेदों पे, वो छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, उनके ऊपर अपन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ना। 55 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें आगे बात करते हैं। 55 तक हमने पढ़ लिया। आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद ऐसे याद होने चाहिए मुख जबानी ना, क्योंकि मिलान करने के लिए क्या होता है दोस्तों? प्रश्न आ जाते हैं कई बार कि इनका मिलान कीजिए, 52 में क्या, 53 में क्या, 54 में क्या, 55 में क्या है, 56 में क्या है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 56 दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 56 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की अवधि, कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, उसके पद की अवधि कितनी है। तो दोस्तों अगर 3 प्रकार से राष्ट्रपति नहीं हटे तो उसका सामान्य जो कार्यकाल है वो कितने कार्यकाल है? 5 वर्ष। कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष। परंतु 3 प्रकार से, अगर मैंने क्या कहा, यदि वो 3 प्रकार से पदमुक्त नहीं हो, कौन कौन से? देखिए, एक जो राष्ट्रपति है अगर स्वयं त्यागपत्र ना दे, राष्ट्रपति अपने पद से कैसे हट सकता है? त्यागपत्र। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। या राष्ट्रपति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो भी राष्ट्रपति पद से हट जाएगा, तो पद तक तो रहेगा ना। और या फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया वो महाभियोग कहलाती है, महाभियोग द्वारा। इन 3 प्रकार से राष्ट्रपति हट सकता है। या तो राष्ट्रपति अपना स्वयं क्या दे दे दोस्तों? त्यागपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। अगर इन 3 प्रकारों से राष्ट्रपति नहीं हटता है तो राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रहता है दोस्तों? 5 वर्ष तक रहता है। प्रश्न खूब आया हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर छोड़ सकता है। और या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। अभी इसके लिए नेक्स्ट अनुच्छेद आएगा, उसके अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों? अध्ययन करेंगे। तो अभी तक आपने अनुच्छेद पढ़ लिए हैं, 52 से लेकर अपन 56 तक हमने राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद पढ़े हैं। इनसे आगे भी अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे, है ना। 57 में क्या है? योग्यता है, पात्रता है, इन सब के बारे में अपन करेंगे, है ना भाई। 57 में उसकी पात्रता की बात है, 58 में योग्यता की बात है। तो अभी तक आपको यहाँ तक याद होने चाहिए कि हमने 52 में क्या पढ़ा, 53 में क्या पढ़ा, 54 में क्या, 55 में क्या, 56 में क्या। सीधा सीधा है 52 में है क्या होगा दोस्तों? 52 में इतनी सी बात याद रखनी है, भारत का एक राष्ट्रपति। 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्तियाँ। क्या याद रखोगे आप? केवल कार्यपालिका शक्तियाँ। 54 के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है? निर्वाचन दोस्तों। क्या पढ़ा है? निर्वाचन। 55 में क्या पढ़ा है दोस्तों? अपन ने पद्धति। और 56 के अंदर क्या पढ़ा है? राष्ट्रपति के पद की क्या होगी? अवधि, कि भाई ये कब तक रहेगा, इसके अंदर अपन ने बात की है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है। अब बाकी जो है अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।